हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पे स्वागत करता हूं। रोज की तरह हम आज भी करंट अफेयर के कुछ नए विषयों को लेकर के आए हैं। दरअसल करंट अफेयर को डेली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक दिन का करंट अफेयर भी छोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में आगे आपके ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह ज़रूरी है कि हम डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को समझते चलें और पढ़ते चलें। साथ ही साथ अगर अब तक आपने कल वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखें और मामले को पूरा अच्छी तरह से समझें। साथ ही साथ यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस वीडियो को, जानकारी को और लोगों तक पहुंचाएं। यह जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आप भी इस डिजिटल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करें, जो वर्तमान में बहुत बड़े लेवल तक पहुंच चुकी है और सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के साथ चलिए हम हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आज के हमारे जो विषय हैं, हमारे विषय हैं प्रश्नकाल, मिशन कर्मयोगी और कोयला गैसीकरण। तो सबसे पहले हम हमारे प्रश्नकाल के टॉपिक को ले लेते हैं। दरअसल यह प्रश्नकाल का टॉपिक हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा विवाद इसके ऊपर उठ रहा है। दरअसल कल केंद्र सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि आने वाले संसद के सत्र में अब मानसून का सत्र शुरू हो रहा है, जो 14 सितंबर से शुरू हो रहा है और 1 अक्टूबर तक जाएगा। और इस सत्र के अंदर लगभग 18 बैठकें होने वाली हैं। ये सभी चीज़ों का फैसला कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से कल केंद्र सरकार ने यह भी घोषणा कर दी है, जो हमारे जो सचिवालय हैं राज्यसभा और लोकसभा के, उस ओर से ये घोषणा आ गई है कि अब आने वाले मानसून सत्र के अंदर प्रश्नकाल नहीं रहेगा। यानी कि अब जो सत्र मानसून का लगेगा उसके अंदर कोई भी मंत्री या सदस्य, संसद का कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के प्रश्न नहीं उठा पाएगा। किसी भी मामले से संबंधित प्रश्न सरकार से, मंत्री से या किसी अन्य सदस्य से नहीं पूछ पाएगा। इस प्रक्रिया को इस वाली सत्र के लिए पूरी तरह से रोक दिया गया है। साथ ही साथ इसके लिए सरकार ने यह अपने स्टेटमेंट दिया है कि संसद जो लगाई जा रही है यह विशेष परिस्थितियों में लगाई जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा का पूरा देश और पूरी दुनिया ही कोरोना पैंडेमिक से जूझ रही है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है कि यह जो मानसून सत्र है यह विशेष परिस्थितियों के तहत लगाया जा रहा है। तो इसी वजह से उसके अंदर से प्रश्नकाल की इस व्यवस्था को अभी हटा दिया गया है। कह दिया है कि यह अनिवार्य नहीं है यहाँ पर होना। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया है कि शून्यकाल जो होने वाला है यह बहुत ही ज़्यादा सीमित रहेगा। साथ ही साथ अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी गैर सरकारी विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। तो यह वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। साथ ही साथ इसको पढ़ना भी हमारे लिए अब जरूरी हो गया है। तो समझ लेते हैं कि प्रश्नकाल क्या होता है। दरअसल संसद की कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण अंग होता है प्रश्नकाल। जब कभी भी प्रश्नकाल चलता है तो यह संसद के पहले घंटे में होता है। यानी कि जब भी कार्रवाई चल रही है, बैठक लगी हुई है, तो पहले घंटा प्रश्नकाल का घंटा होगा। इस स्थिति के अंदर जो संसद के सदस्य हैं वह विभिन्न मंत्रियों से या अन्य सदस्यों से, उनके विभाग से जुड़े हुए या किसी सार्वजनिक मामले से जुड़े हुए या लोकहित के मामले से जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं। तो इस व्यवस्था को पूरा खत्म कर दिया है। तो लेकिन ऐसा माना जाता है कि संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर प्रश्नकाल का एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। अब हम यह समझते हैं कि प्रश्नकाल के तहत क्या होता है। तो प्रश्नकाल के तहत मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न। यह सभी को छूट होती है, अधिकार होता है कि कोई भी सदस्य अपने प्रश्न रख सकता है। तो इसके अंदर यह 3 कैटेगरी बांटी गई हैं। सबसे पहले तारांकित को हम समझ लेते हैं। कोई भी सदस्य किसी मंत्री से, किसी भी सदस्य से तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। तारांकित प्रश्नों की स्थिति में जो प्रश्न होते हैं वह मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और इनके जवाब भी मौखिक रूप से ही दिए जाते हैं। इन प्रश्नों के पूछे जाने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है, उसको इस प्रकार की छूट भी होती है। सबसे ज्यादा संसद के अंदर तारांकित प्रश्नों का ही प्रयोग भी किया जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सदस्यों को ज्यादा छूट प्राप्त होती है, स्वायत्तता अधिक होती है तथा मामले को वह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। अगर कभी भी तारांकित प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर सदस्यों के द्वारा हरे रंग की पर्ची का प्रयोग किया जाता है। संसद में कोई भी सदस्य जिस प्रश्न पूछेगा उसको उस प्रकार की पर्ची का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो साथ के साथ हम प्रश्नों के साथ उनकी पर्चियों का रंग भी समझते चलेंगे। तो ये बात थी तारांकित प्रश्नों को लेकर। वहीं दूसरी बात है अतारांकित प्रश्नों को लेकर। ऐसी स्थिति के अंदर जो जवाब दिए जाते हैं, अतारांकित के अंदर जो जवाब होते हैं वह सभी जवाब लिखित रूप में दिए जाते हैं। और जब कभी कोई भी सदस्य अतारांकित प्रश्न पूछता है तो ऐसी स्थिति में वह सफेद रंग की पर्ची का प्रयोग करता है। वहीं तीसरी कैटेगरी है अल्प सूचना वाले प्रश्नों की। अगर कोई भी सदस्य अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछता है तो ऐसी स्थिति में वह हल्के गुलाबी रंग की पर्ची का इस्तेमाल करता है। और लेकिन किसी भी सदस्य को इसके लिए पूरी तरह छूट नहीं होती है,
क्योंकि जब कभी भी किसी सदस्य को अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछने होते हैं तो ऐसी स्थिति में यह अनिवार्य है कि वह सदस्य 10 दिनों का पूर्व नोटिस दे। वह यह प्रश्न 10 दिनों के पूर्व नोटिस देने के बाद ही पूछ सकता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वह तारांकित प्रश्नों का किया जाता है। तो यह बात थी इन तीनों की। अगर तारांकित प्रश्न होगा तो उसके लिए हरे रंग की पर्ची इस्तेमाल होगी, अतारांकित प्रश्न होगा तो उसके लिए सफेद रंग की पर्ची इस्तेमाल होगी। वहीं अगर अल्प सूचना वाले प्रश्न है तो उसके लिए हल्के गुलाबी रंग की पर्ची इस्तेमाल की जाएगी। वहीं एक अन्य व्यवस्था यह होती है कि संसद के अंदर प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई ऐसा मामला है जो किसी प्राइवेट सदस्य से संबंधित रखता है तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और जब कभी भी प्राइवेट सदस्यों से प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसी स्थिति में एक पीले रंग की पर्ची का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब कभी प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह जरूरी होता है कि वह उस प्रश्न का पूरी तरह से जवाब दे और प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को संतुष्ट करें। तो वर्तमान में होने वाले मानसून सत्र के अंदर से इस व्यवस्था को हटा दिया गया है और सभी के लिए घोषणा कर दी गई है कि कोई भी प्रश्न अब नहीं पूछेगा किसी भी विधेयक से संबंधित। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि शून्यकाल को अब बहुत ज्यादा सीमित कर दिया जाएगा। अब शून्यकाल क्या होता है यह भी समझने की बात है। संसद के अंदर प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि यह जो शून्यकाल की कार्रवाई होती है यह 12 बजे से शुरू मान ली जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर संसद का कोई भी सदस्य कभी भी बिना पहले की सूचना दिए प्रश्न पूछ सकता है। सारे के सारे यह जो प्रश्न होते हैं यह सभी प्रश्न विधेयक से संबंधित लोकहित के मामलों से संबंधित होते हैं। तो इसके लिए सामान्य जो समय है वो 12 बजे का माना जाता है और इसके अंदर विभिन्न प्रश्न सदस्य पूछ सकते हैं। वहीं इसके बाद साथ ही साथ अगली बात यह है कि यह भी घोषणा कर दी गई है कि अब आने वाले सत्र में गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव या विधेयक नहीं रखे जाएंगे। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक क्या होते हैं? दरअसल संसद के वह सदस्य जो मंत्री नहीं होते, यानी कि जिनके पास अपना मंत्रालय नहीं होता, वह सभी सदस्य गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। तो यह घोषणा हो गई है कि अब गैर सरकारी सदस्य किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव या कोई भी विधेयक सदन के अंदर पेश नहीं करेंगे। इन तीनों चीजों की अब मना कर दी गई है। प्रश्नकाल पूरी तरह से हटा दिया गया है, शून्यकाल को सीमित कर दिया है, वहीं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पूरी तरह से मना कर दिया गया है। तो आने वाले मानसून के सत्र में हमें यह देखने को मिलने वाला है। वहीं दूसरी बात हम कर लेते हैं मिशन कर्मयोगी की। मिशन कर्मयोगी क्या है? पहले इसके नाम का अर्थ समझ लेते हैं। मिशन तो ऐसे कि हम जानते हैं एक टारगेट को रख करके मिशन तैयार किया जाता है, मिशन टारगेट है, एम है। कर्मयोगी यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्म का योगी हो, जिसके लिए उसका कर्म प्रधान हो, कर्म ही मुख्य हो, यानी कि उसको वह व्यक्ति पूरी तरह से अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो। तो इस तरह के व्यक्ति को कर्मयोगी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति सभी जीवन की मोह माया को छोड़ देता है, सभी चीजें त्याग देता है, कहीं दूर चला जाता है, संन्यास ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को योगी कहा जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति सब चीजों को साइड हटा करके अपने काम को ज्यादा प्राथमिकता देता है, काम के लिए हमेशा खड़ा रहता है, पहली प्रायोरिटी होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्मयोगी कहलाता है। तो यह जो मिशन है यह कल केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लॉन्च कर दिया गया है। यह मिशन का प्रस्ताव पूरी तरह से पास हो गया। तो मिशन कर्मयोगी क्या है इसको समझ लेते हैं। मिशन कर्मयोगी दरअसल सिविल सर्वेंट्स के लिए लाया गया है। जो भी हमारे देश के अंदर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस इत्यादि इत्यादि जो सभी अधिकारी होते हैं, इन सभी के लिए यह व्यवस्था लाई गई है। इसके तहत उन लोगों के लिए ट्रेनिंग में एक अतिरिक्त व्यवस्था जोड़ी जाएगी और उनको और अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह अपनी सर्विस के दौरान आने वाली समस्याओं से पूरी तरह से निपट सके और जनता की समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे से कर सके। इसके लिए ही यह मिशन कर्मयोगी लाया गया है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है, यह कभी भी पूछ सकता है कि ये किसके लिए है। तो यह सिविल सर्वेंट्स को अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए लाया गया है। तो अब यह कार्यक्रम किस प्रकार से लाया जाएगा यह भी समझ लेते हैं। तो यह जो पूरा मिशन है यह NPCSCB के तहत चलाया जाएगा, यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट्स एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग का। इसके तहत पूरा काम चलेगा, सारी कार्रवाई होगी। इसके अंदर अब क्या किया जाएगा, इसके अंदर जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके व्यक्तित्व के अंदर सुधार किया जाएगा, व्यक्तित्व को और अच्छा निखारा जाएगा ताकि वह अपनी परिस्थितियों से अच्छे से निपट सके। तो किन बातों पर जोर दिया गया? 11 मेन बातें हैं जिसके ऊपर जोर दिया गया और कहा गया है कि इनके सुधार के लिए यह काम किया जा रहा है। तो वह सब चीजें हैं, उनके अंदर रचनात्मकता को बढ़ाया जाएगा, सृजनात्मकता को बढ़ाया जाएगा, कल्पनाशीलता को बढ़ाया जाएगा, इनोवेटिवनेस को बढ़ाया जाएगा, सक्रियता को बढ़ाया जाएगा, विनम्रता को बढ़ाया जाएगा, पेशेवरता को बढ़ाया जाएगा, प्रगतिशील बनाया जाएगा, उन्हें पेशेवर बनाया जाएगा कि वो अपने काम के लिए बहुत ज्यादा
अवेयर रहें, सजग रहें तथा हमेशा तैयार रहें। प्रगतिशील बनाया जाएगा, ऊर्जावान बनाया जाएगा, अधिक सक्षम बनाया जाएगा, व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा और उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम भी किया जाएगा। तो यह सभी बातें हैं। इन सभी बातों के अंदर जो है चीजों को उनको समझ रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिव बनाया जाएगा। उनको यह सिखाया जाएगा कि वो सिचुएशन को कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे कैसे नई नई चीजों से, नए नए तरीकों से वो सिचुएशन से निपट सकते हैं तथा जनता की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उन्हें सृजन बनाया जाएगा ताकि वो नई नई चीजें खोजें, नई नई चीजें जाने, नई नई चीजें पता कर सके। कल्पनाशील, उनको इमेजिनरी बनाया जाएगा कि वो अच्छी चीजों को कल्पना करें और वो आने वाली चीजों के बारे में भी अच्छे से भाप सके और उनके लिए समाधान तैयार रख सके। इनोवेटिव रहेंगे वो सब अपने कामों को लेकर के। साथ ही साथ सक्रिय रहेंगे यानी कि प्रॉपर एक्टिव, यानी कि जब भी उनकी जरूरत होगी तो वह अपने आप को एक्टिव रखें और काम पर पहुंच सकें और जो भी मामला चल रहा है, जो भी व्यवस्था है, जहां भी उन्हें उपस्थित होना है वह वहां उपस्थित रहे। विनम्र तैयार किया जाएगा यानी कि कभी भी जो सिविल सर्वेंट होता है उनको मुख्य रूप से पब्लिक के लिए काम करना पड़ता है, पब्लिक के सर्वेंट होते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है काम करने के लिए, तो उन्हें विनम्र बनाया जाएगा ताकि वह जनता से पब्लिक डीलिंग जो करें वह पब्लिक डीलिंग वो बहुत अच्छे से कर सके। पेशेवर बनाया जाएगा ताकि उनका जो पेशा है, जो उनका काम है, जिस चीज़ के लिए उनको सिखाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, वह उस चीज़ से अच्छे से निपट सके, उनको अच्छे से काम कर सके। प्रगतिशील बनाया जाएगा ताकि वह अपनी फील्ड के अंदर निरंतर प्रगति करते रहें, नए नए कीर्तिमान स्थापित करें और नई नई व्यवस्थाएं, नई नई उपलब्धियों को हासिल करें। ऊर्जावान, उनको इस तरह तैयार किया जाएगा हमेशा वो एनर्जेटिक रहें, फिर वो दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, मौसम कोई भी हो, हर परिस्थितियों से निपटने के लिए उनको तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें सक्षम बनाया जाएगा कि वो हर परिस्थिति में सक्षम रहें सभी चीजों से निपटने के लिए। पारदर्शी, साथ ही साथ उन्हें यह भी सिखाया जाएगा कि जो व्यवस्था चल रही है, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की परेशानी जूझ रही है, उस काम के अंदर वह जो भी काम कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी ला दें ताकि जनता को यह पता चल सके कि उनके लिए जो काम किए जा रहे हैं वो किस प्रकार से किए जा रहे हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। साथ ही साथ इन्हें तकनीकी रूप से सक्षम भी बनाया जाएगा ताकि कभी भी किसी सिविल सर्वेंट को किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़े, किसी भी मशीन का इस्तेमाल करना पड़े तो ऐसी स्थिति में वो पीछे ना हटे, वह आगे जा करके वहां भी अपना पूरा योगदान कर सके। वास्तव में भारतीय व्यवस्था के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही सिविल सर्वेंट्स का बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है और सिविल सर्वेंट्स की वजह से ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा सुधार किया जाता है, जिलों में सुधार किया जाता है, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाता है, जनता की समस्याओं को समाधान किया जाता है। तो सिविल सर्वेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और फिलहाल एक ट्रेंड बहुत तगड़ा है, ज़्यादातर लोग आईएएस बनने के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक स्पेशल ट्रेंड वर्तमान में बन गया है। वहीं अगली बात है कोयला गैसीकरण को लेकर के। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने गैसीकरण के लिए कोयले के एक टारगेट निर्धारित कर दिया है, एक नई व्यवस्था लाई है, तो उस व्यवस्था को समझ लेते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 16 मिलियन टन कोयले को गैसीकरण करने के लिए एक नया कीर्तिमान तैयार किया है। तो केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि सन 2030 तक वह 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कोयले की मात्रा कितनी है प्लस कौन सा साल उसके लिए निर्धारित किया है। तो कोयले के गैसीकरण के लिए यानी कि 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण के लिए सन 2030 तक का टारगेट निर्धारित कर लिया गया है। केंद्रीय कोयला व खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी घोषणा की है, उसके बारे में बताया है। तो यह बात यहाँ ध्यान देने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोयले के क्षेत्र में यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में गवर्नमेंट ने यहाँ इन्वेस्ट करा है और यहाँ पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है ताकि ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाया जा सके तथा ऊर्जा के जो स्वच्छ स्रोत हैं उनको उनका उपयोग कर सके और उनको अच्छे से योगदान में लाए जा सके, उनका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। तो इसको समझते हैं कि इसका क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य यह है कि ईंधन के स्वच्छ स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहन मिले, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो हमारे ईंधन है उनका हम स्वच्छता से और बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। साथ ही साथ सरकार ने एक नया काम यह भी कर दिया है कि कोयले के ऊपर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू शेयर हुआ करता था उस रेवेन्यू शेयर के अंदर गवर्नमेंट ने 20% की छूट दे दी गई है, जिससे कि नई नई जो रिसोर्सेज है एनर्जी के वो डेवलप किए जा सके। तो सरकार यहाँ पे यह चाहती है कि प्राकृतिक गैस, एनर्जी फ्यूल, यूरिया और अन्य रासायनिक उत्पादों को रासायनिक चीजों का उत्पाद किया जा सके और उनको अर्थव्यवस्था के उत्पादन में, अर्थव्यवस्था की प्रगति में इस्तेमाल किया जा सके। तो यह पूरी की पूरी बात थी कोयला गैसीकरण की। इंपॉर्टेंट बात यही है कि 16 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण किया जाएगा। टारगेट वर्ष जो है, टारगेट ईयर है सन 2030। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो निवेश करा है वह निवेश है 4 लाख करोड़ से ज्यादा का। उद्देश्य है ईंधन के स्वच्छ स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहन मिले और साथ ही साथ इसके लिए गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट का कोयले के ऊपर रेवेन्यू शेयर था 20% उसको
छोड़ दिया है, उसके लिए छूट दे दी गई है कि 20% की अब छूट रहेगी। और साथ ही सरकार अब यह चाहती है कि इससे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल जो हमारी एनर्जी है, यानी कि प्राकृतिक गैस, एनर्जी फ्यूल, यूरिया, अन्य रासायनिक जो हैं, उन सभी के निर्माण को प्रोत्साहन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण हो और अधिक से अधिक मात्रा में वो बढ़ सके और अर्थव्यवस्था में उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो यह बात थी हमारे आज के करंट अफेयर की। मुझे उम्मीद है हमें ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। तो साथ ही साथ आपके लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यह है कि आप यह बताएं कि संसदीय व्यवस्था में प्रश्नकाल का क्या महत्व होता है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, 50 वर्ड 60 वर्ड के आसपास ही आप नीचे कमेंट करें, अपने विचार बताएं। इससे फायदा यह होगा कि आप कहीं ना कहीं मामलों को सोचेंगे, जानेंगे, आपको सोचने की अब फुर्सत थोड़ी सी मिलेगी, आप सोचने के लिए अपने आपको समय देंगे और एक क्वेश्चन का आंसर तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो आपको यह प्रयास आज करना है, आप नीचे अपना कमेंट करेंगे आंसर, वहीं साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे कुछ नए करंट अफेयर के साथ में।